नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश और चाइना के बीच में गलवैयां हो रही है। जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है उसके जो मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, वो चाइना पहुंचते हैं, शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, तमाम बातों का जिक्र करते हैं, उसको लेकर संसद में भी बात होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि चीन और बांग्लादेश का इस वक्त मिलना भारत के लिए क्या संदेश है? क्या ये खतरा है या फिर कोई और भी बातें इस मुलाकात से निकलकर सामने आ रही है? भारत को इसे कैसे देखना चाहिए, इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ दिनेश बोरा जी वरिष्ठ जुड़े हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश जी, सवाल यही है कि ये जो गलबैयां हो रही है, इससे भारत किस तरह से देखे और क्या ये खतरे के तौर पर है? जी, आप सबको नमस्कार। और आपका प्रश्न तो बहुत वाजिब है। इस प्रश्न को एक संदर्भ में देखने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने चाइना की एक पॉलिसी का नाम सुना होगा, जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी मतलब मोतियों का हार। यानी कि किसी भी कंट्री को चारों ओर से घेर लेना। उसपे भी दो स्ट्रेटजी आती हैं। एक स्ट्रेटजी आती है ऑक्टोपस स्ट्रेटजी, कि आपके 8 हाथ हैं और आप किसी भी शिकार को उसको जकड़ सकते हैं। और एक स्ट्रेटजी आती है जो इस टाइम चाइना ताइवान के ऊपर लागू कर रहा है, जिसे कहते हैं एनाकोंडा स्ट्रेटजी, कि वो अपने शिकार के चारों तरफ घेरा बना लेता है और धीरे धीरे क्लोज करता चला जाता है और आखिर में अपने शिकार को स्ट्रेंगुलेट कर लेता है, खत्म कर देता है। चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है वो यही है। यानी कि किसी भी देश को अगर उसको एक किस्म से अपने फौलादी शिकंजे में लेना हो या उसकी शक्ति का उसको कम करना हो, तो उसके जितने पड़ोसी हैं ना, उसको अपने कब्जे में कर लो। आप देखो एक एक करके, तो जितने इंडिया के पड़ोसी थे वो एक एक करके चीन ने सभी झटक लिए, अपने पाले में कर लिए। पाकिस्तान पहले से था। बिल्कुल। अफगानिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन दे दिया, काबुल का एग्रीमेंट करके मिनरल्स भी ले लिए, वो भी चला गया। हालांकि अफगानिस्तान डायरेक्टली इंडिया से टच नहीं करता, मैप में टच करता है, फिजिकली टच नहीं करता, क्योंकि पीओके तो अब हमारा नहीं है ना, उनके पास है। मालदीव्स कभी हॉट कभी कोल्ड, वो भी हाथ से गया हुआ है। और उन्होंने कई आइलैंड्स जो हैं वो चाइनीज नेवी को दिए हुए हैं उनका अड्डा बनाने के लिए, सबको पता है। श्रीलंका पहले ही चला गया था उनके कब्जे में, और हम्बन टोटा पोर्ट 99 ईयर्स के उनके पास है। म्यांमार के अंदर उनकी दो पॉलिसी थी, जो विद्रोही है उसको भी सपोर्ट करो और जो मिलिट्री जुंटा है उसको भी सपोर्ट करो। मैंने ऐसा देश पहली बार देखा वो जो दोनों पक्षों को सपोर्ट करता है, ये जीते तो भी मेरा, वो जीते तो भी मेरा। तो मिलिट्री जुंटा जीतेगी तो भी मैं जीता हूं, और अगर विद्रोही जीते तो भी मैं जीतता हूं। दिस इज फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस पॉलिसी बीइंग इनेक्टेड बाय चाइना इन साउथ एशिया। तो मिलिट्री जुंटा हार गई, अब विद्रोहियों का राज्य ऑलमोस्ट एक सिर्फ छोटी सी उनकी राजधानी को छोड़ दो तो वो उसके कब्जे में है, और वहां से उसको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है बे ऑफ बंगाल का, चाइना को वाया म्यांमार के। अब उसमें एक बच गया था, भूटान भी चला गया और नेपाल भी चले गए। नेपाल तो पूरा ही चला गया, कुछ बचा ही नहीं है। भूटान आधा चला गया इसलिए कि डोकलाम पे समझौता ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ साइन होने बाकी है। प्रैक्टिकली डोकलाम इस टाइम क्या कहते हैं कि चीन के कब्जे में है। डोकलाम जो है भारत से, जो हमारा चिकन स्नैक एरिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जो हमारे भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, वो बहुत चिकन स्नैक का एरिया। वो अगर लोग मैप उठा के देखेंगे तो उन्हें इस बात का ज्ञान होगा कि ये करीब करीब 20 किलोमीटर की चौड़ाई का एक स्ट्रेच है बस, और 60 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। अगर ये कट जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाता है। वहां से चिकन स्नैक से जो डोकलाम की दूरी है वो सिर्फ 50 किलोमीटर है। और उसी चिकन स्नैक के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट्स और जो प्रोविंस हैं बांग्लादेश के, वहां पे बांग्लादेश ने चीन को परमिशन दी है कि वो वहां पे अपना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना सकता है।
यानी कि डोकलाम से वो चिकन स्नैक पे नजर रखता है, हम्म। अब नीचे बांग्लादेश से नजर रखेगा। हम्म। नेपाल ऑलरेडी उसके कब्जे में जा चुका है इस टाइम। तो हम तो तीन तरफ से घिर गए ना वहां पे चिकन स्नैक के अंदर। हमारे लिए तो खतरे बढ़ गए ना। बिल्कुल। तो ये चाइना की पॉलिसी रही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, जिसके द्वारा वो भारत के सभी सो कॉल्ड जितने भी पड़ोसी थे सबको अपने कब्जे में कर लिया। इसके द्वारा उसने भारत को कमजोर करना शुरू किया स्ट्रेटेजिकली। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरा रहे, क्योंकि फिर हम्म। चुनौतियां सब साइड से आती है ना। एक को बिल्कुल। संभालो तो दूसरा परेशान करता है, दूसरा संभालो तो तीसरा परेशान करता है। हालात ऐसे हैं कि अभी तक ईस्टर्न सेक्टर ठीक था, अब वो भी काम से गया। और उसके साथ ही हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, अब वो बॉयल बॉयल कर रहा है इस टाइम। मणिपुर तो वैसे ही बॉयल कर रहा है। हम्म। तो जो बांग्लादेश के अलग होने से या सेपरेट होने से थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो थोड़ी पीस थी शेख हसीना के होने तक, अब वो भी खत्म हो रही है, क्योंकि वो जो विद्रोही ग्रुप है वहां जाके काम करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट से आप आगे निकलते सीधे बांग्लादेश पे आते हैं। हम्म। पिछली अगस्त में जब शेख हसीना भारत आई, वहां से कहानी पलट गई एक्चुअली देखा जाए तो सारी की सारी। बांग्लादेश एक प्रोग्रेसिव नेशन था, फैक्ट्रियां अच्छी चल रही थी, पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा था, लेकिन सर, ग्रोथ वाज। इस बात पे आए बांग्लादेश पर चर्चा करें, उससे पहले सवाल यह है कि भारत की विदेश नीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा, ये सब चीजें होते होते 11 साल बीत गए हैं। और विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है कि देखिए, आप डंका तो बहुत बजाते हैं, आप कहते हैं कि हमने एक फोन पर युद्ध रुकवा दिया, लेकिन आप चारों तरफ से घिर गए हैं, आपने बड़े ही अच्छे तरीके से उसको एलोबरेट भी किया। तो हम घिरे हुए हैं, हमारे नेता कह रहे हैं कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। तो इस परिस्थिति में एक आम आदमी किस तरह से देश की सुरक्षा को देखे, अपनी स्थिति को देखे, अपने देश की परिस्थिति को देखे? देखिए, विदेश नीति को भी कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत होती है। ये कोई मतलब ऐसी ब्लंटनेस नहीं है कि जो दिल में आया बोल दिया। मोदी जी ने बहुत सारे मूलभूत बदलाव किए विदेश नीति में जो उचित नहीं थे। हमारी नेहरूवियन नीति थी ना सारी की सारी। और नेहरू जी की जो नीति थी विदेश नीति, उसकी फाउंडेशन करीब करीब जहां तक मुझे याद है 1927 में पड़ गई थी, कि भारत अगर आजाद होगा तो कैसा होगा। तो नेहरू वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन। वो सारा जो डॉक्ट्रिन था ना, जो विदेश नीति का, वो क्या कहते हैं कि 20 का जो दशक था ना, 1920 के आसपास का, उसके बाद ही तैयार हो गया था। और हम्म। आज तक हम उसमें चले। और अभी भी जब कभी हमें मुसीबत में कोई चीज आ जाती है तो हम से वापस वहीं चले जाते हैं। वो फाउंडेशन है हमारी। देखिए, हम हमेशा से एक न्यूट्रल टाइप के कंट्री रहे हैं। हम बहुत संभल के बात करते हैं। हमारे जो आईएफएस ऑफिसर्स है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स है, वो वेल ट्रेन्ड हैं। दुनिया में इतने ट्रेन्ड अफसर आपको बहुत कम मिलेंगे, मैं आपको बताऊं। ये मैं अपने हम्म। अनुभव से बात कर रहा हूँ आपके साथ में। ऐसे ही बाकी आईएएस के अफसर हों या आईपीएस हों या आईआरएस हों, वो भी सारे वेल ट्रेन्ड होते हैं। तो ट्रेनिंग में इंडिया नंबर वन है, दुनिया में कहीं भी नंबर टू नहीं है। विदेश नीति में भारत का जो एक पक्ष रहा है आज तक, बहुत मजबूत पक्ष रहा है, कि भारत न्यूट्रल होते हुए भी अगर थोड़ा बहुत कहीं झुकता भी है तो भी वो संतुलित कर लेता है उसको। मोदी ट्राई टू प्ले विद इट एक्चुअली। प्रणब दा कहा करते थे कि कूटनीति में आपका कोई दोस्त नहीं होता है, हम्म। देशों के हित होते हैं। हम्म। कूटनीति में आपका कोई दोस्त नहीं होता है, देशों के हित होते हैं। मोदी ने इस क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को बदल दिया। और उसने विदेश नीति को अपनी दोस्ती के आधार पर चलाने की कोशिश की, ना कि देश के हित के आधार पर। वहां पे हम मार खाना शुरू हो गए। वो गले लगना, वो सब करना, जफी मारना, ये भारत में नहीं होता था पहले विदेश नीति के अंदर। कभी कभार कोई ओकेजनल रेयर हो गया तो हो गया। लेकिन हमारी विदेश नीति बहुत संतुलित थी, पीसफुल थी। हम अमेरिका के साथ ही बैलेंस करते थे, हम रशिया के साथ ही बैलेंस करते थे, हम बाकियों के साथ ही बैलेंस करते थे। हम नॉन अलाइंड के जनक थे। नॉन हम्म। अलाइंड के हम जनक थे। और जिसको आजकल क्या नॉन अलाइंड कहने में शर्म आती है सरकार को, तो उसको ग्लोबल साउथ कहते हैं। है तो वही चीज ना, अल्टीमेटली कोई फर्क थोड़ी है। हम्म। हम्म। लेकिन हमने उसके अंदर डिस्टॉर्शंस पैदा किए। मोदी जी को यह महसूस हुआ जब वो आए कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वो सारे के सारे
मेरे देश के प्रदेश हैं और जो उनके राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो मेरे मुख्यमंत्री हैं। ये जो ब्लंडर किया ना, हिमालय ब्लंडर, इसने सारे कष्ट पैदा किए। भारत ने देशों को देशों के हिसाब की बजाय एक अपने प्रदेशों के हिसाब से ट्रीट करना शुरू किया। इसकी शुरुआत पाकिस्तान से तो पहले से चली आ रही थी, लेकिन नेपाल में बहुत बुरा हुआ। नेपाल में हम्म। आज से कुछ साल पहले जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और मधेशियों का इशू आया था, आपको याद होगा। हम्म। मधेशियों के इशू में इंडिया ने इंटरफेयर किया था वहां पर और कहा था कि इनको भी फेयरनेस मिलनी चाहिए उनके संविधान में। संविधान उनका था, देश उनका था, जो करना था उनको करना था, हम कौन थे उसमें। लेकिन उससे हमारी सरकार खफा हो गई। अब नोट करो या ना करो, लेकिन हमने ब्लॉकेट किया। हम्म। सरकार इनकार करती है कि ब्लॉकेट नहीं किया, लेकिन हमने पेट्रोल, डीजल, खाना-पीना, दवाइयाँ, राशन बंद कर दिया। नेपाल बहुत परेशान रहा। नेपाल के अंदर गुस्सा आया भारत के प्रति। हमने वहां पे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। फिर उसके बाद हमने लिपुलेख, लिम्पूधारिया, काला पानी का जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे, हमने उस पर भी कुल्हाड़ी मारी। फिर हमने एक अखंड भारत का नक्शा बना लिया नई पार्लियामेंट में। उसके विरोध में क्या कहते हैं कि अखंड नेपाल का नक्शा आ गया। तल्खियां बढ़ती गई ना। उसके बाद में हमने एक ऐसी स्कीम लाई कि जिसके द्वारा हमने नेपाल को पूरा मारने की कोशिश की, खत्म कर दी। नेपाल की इकोनॉमी गोरखा के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी पेंशन है, उनकी सैलरीज हैं, एक बड़ा पार्ट वहां से आता है। हमने 4 साल की अग्निपथ स्कीम निकाल दी, गोरखा आने बंद हो गए। हमने कहा हम्म। 4 साल के लिए मरने के लिए हम भेजेंगे नहीं। तो नेपाल के अंदर भारत के प्रति जो रोष था वो बढ़ता चला गया। हमने नेपाल को अपने हाथों से गवा दिया और प्लेटर के ऊपर चीन को सौंप दिया। हालात तो अब ऐसे हो गए वही कि हाल क्या नेपाल, बांग्लादेश का होने जा रहा है सर? क्योंकि आ न्यू रहा हूं, एनिमी के तौर पर बांग्लादेश नजर आ रहा है। उसी पे आ रहा हूं मैं। तो नेपाल के अंदर ये जब सब सारा का सारा किस्सा हुआ, तो नेपाल ने गुरखा में भेजने से मना कर दिया। और उसके बाद नेपाल में एक पार्टी हुआ करती थी जो भारत का समर्थन देती थी, वो थी नेपाली कांग्रेस। अब नेपाली कांग्रेस भी भारत के खिलाफ चली गई। यानी कि हालात ऐसे हो गए, शेर बहादुर देउबा जो कि उनके प्रधानमंत्री थे पहले, वो कहते हैं कि राजशाही के मुद्दे पे कौन इंस्टिगेट कर रहा है, वहां पे कौन प्रोवोक कर रहा है, सबको पता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। केपी शर्मा ओली ने भारत के ऊपर सीधा इल्जाम लगाया कि यू आर डूइंग इट, आप वहां पे हिंसा फैला रहे हैं, आप इसको प्रोवोक कर रहे हैं, राजशाही को वापस लाके हिंदू राष्ट्र लाने की बात हो रही है। उससे तलखियां और बढ़ रही हैं। आपका भूटान में ये हुआ कि भूटान वाज नॉट वेरी गुड, वेरी हैप्पी विद इंडिया एक्चुअली। और फिर चाइना के सामने उसको क्या कहते हैं कि घुटने टेकने पड़े। नेपाल पूरी तरह से निकल के चाइना के पास चला गया और सबको पता था कि नेपाल की जो सरकार है 2 एम्बेसी से चलती है हिस्टोरिकली, एक इंडिया की एम्बेसी, एक चाइना की एम्बेसी। कभी चाइना समर्थक सरकार आ गई तो उनका अपर हैंड होता था, कभी इंडिया समर्थक सरकार आती तो इंडिया का अपर हैंड होता था। लेकिन अब सारी पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टियां हो गई वहां, तो इधर से जाओ उधर से जाओ, नेपाली कांग्रेस भी वहीं चली गई है। तो आपके लायक तो कुछ बचा नहीं है वहां पे, आपने नेपाल गवा दिया। उसके बाद आपने भूटान गवाया, डोकलाम का समझौता ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है, साइन होने बाकी है, वो भी नहीं हुआ। बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ट्रिकी थी। दरअसल हमने वहां पे कुछ मूलभूत गलतियां की हैं। जैसे कि हमने कई ट्रेंचेस दी उनको कि हम आपकी सहायता करेंगे, हर ट्रेंच में 8 से 10 बिलियन डॉलर हम बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, उनको देंगे, प्रोजेक्ट असिस्टेंस जिसको कहते हैं। लेकिन अगर आप इतिहास उठा के देखो तो अगर 10 बिलियन डॉलर की एक ट्रेंच का असिस्टेंस दिया गया जो कि 10 साल में पूरा होना था, हमने उसका 20% भी नहीं दिया। हम बातें करते रह गए लेकिन हमने किया नहीं। चाइना ने फायदा उठाया, बीआरआई स्कीम आई। ड्रैगन की स्पीड बहुत बड़ी है, जब तक हम सोचते हैं वो इंप्लीमेंट कर जाते हैं। हम्म। अभी जब इसके बाद ये किस्सा हुआ सारा कि शेख हसीना भारत में आ गई, तो भारत को लगा कि मैं शायद इसको इंटिमिडेट कर सकता हूं, ये मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते। इंडिया ने बांग्लादेश को वैकेट कर दिया, एक्चुअली खाली कर दिया, मकान खाली हो गया, बाहर हम्म। निकल गया दरवाजा खोल के। चाइना के पास बॉल थी, गोल खाली था, गोल पे गोल करते चले गए। यूनुस साहब जब वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि उस विजिट को रेड कारपेट विजिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चाइना समझ गया मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। हो गया साहब, रेड कारपेट भी हो गया। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता प्रोजेक्ट 30 साल से लटका है, कोई प्रधानमंत्री हम्म। पूरा नहीं करता।
मनमोहन सिंह ने नहीं किया, मोदी ने भी नहीं किया, सिर्फ बात करते रहे। चाइना जंप्ड, चाइना ने पहले कहा था एक्चुअली कि मैं तीस्ता पूरा करूंगा, तुम मुझे दे दो। इंडिया नहीं चाहता था कि तीस्ता के ऊपर वो चाइना आए। शेख हम्म। हसीना जब प्रधानमंत्री थी और उनका लास्ट दौरा चीन का था, आपको याद होगा वो दौरा अधूरा छोड़ के बीच में आ गई थी ऑलमोस्ट। और वहां पे उन्होंने पहले यस किया था चाइना को कि मैं तीस्ता प्रोजेक्ट पे आपकी मदद लूंगी, लेकिन वापस आके बैक ट्रैक कर गई। भारत ने दबाव हम्म। डाला, कहती नहीं नहीं, तीस्ता तो भारत ही पूरा करेगा। लेकिन यूनुस ने वो गलती नहीं की और तीस्ता का पूरा प्रोजेक्ट सौंप दिया उसको। उसके बाद अच्छा। जी जी जी। जी जी जी। उसके बाद इंडिया 7,000 मेडिकल वीजा पर डे देता था, हमने वीजा देने बंद कर दिए। पूरा कलकत्ता और बाकी एरियाज में जो उनके मेडिकल के जो पेशेंट्स आते थे, हमने कहा कि हम अब 1,000 या 800 वीजा देंगे पर डे, ये 7,000 नहीं देंगे। क्यों? हमारे पास स्टाफ नहीं है। पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, सुसाइड कर लिया। चाइना ने दरवाजा खोला, कुनमिंग के अंदर 4 हॉस्पिटल खोल दिए बांग्ला इंटरप्रेटर्स के साथ में, आप यहां आ जाओ। और चिटागोंग एयरपोर्ट से और ढाका एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू कर दी। यानी कि आपने वैकेट किया, उसने ऑक्युपाई कर लिया। चिटागोंग पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन चाइना को सौंप दिया। चिटागोंग के अंदर एक और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क था, चाइना को दे दिया। सेकंड पोर्ट, मोंगला पोर्ट, बहुत सारे लोगों को बांग्लादेश के बारे में पता नहीं एक्चुअली, वो मैं तो हम्म। उसके ऊपर सैकड़ों एपिसोड किए, मुझे पता है उसके बारे में। हम्म। तो मोगला पोर्ट, उसका मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन चाइना को सौंप दिया। साथ में ढाका के अंदर मोस्ट मॉडर्न जो हॉस्पिटल आ रहा है 2 साल के अंदर अंदर, वो चाइना बिल्ड करने जा रहा है, ताकि उनको लोगों को बाहर ना जाना पड़े। एक्चुअली जब मोदी जी को महसूस हुआ कि ये क्या हो गया, तो चिड़िया हाथ से निकल गई है, तब मोदी जी को याद आता है, अच्छा एक चिट्ठी लिखता हूं मैं। उन्होंने चिट्ठी हम्म। लिखी। हाल ही में। चिट्ठी लिख के बोला कि भाई हमारा तो साझा बलिदान था, साझीदारी थी, हम ऐसे थे। पर तब तक तो बाजी पलट चुकी थी ना। आप डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और बहुत दिनों से बांग्लादेश ने चिट्ठी लिखी हुई थी कि यूनुस साहब मोदी से मिलना चाहते हैं। जब भी अक्टूबर में शायद यूएनओ की मीटिंग थी, तब भी मोदी ने अवॉइड किया उसको। अभी एक लेटर डाला था उन्होंने कि अभी बिम्स्टेक की मीटिंग है 3 और 4 तारीख को, समिट जो है बैंकॉक के अंदर, कि यूनुस मोदी के साथ 1 to 1 करना चाहते हैं। इंडिया ने अभी तक जवाब नहीं दिया। आप किस ढंग से ट्रीट कर रहे हो उनको? देखो, अच्छा, बड़े मजेदार बात है दिनेश जी कि कहा जाता है कि अमेरिका ने सत्ता जो है, तख्ता पलट जो हुआ है बांग्लादेश के अंदर, वो करवाया। जो बाइडन थे उस वक्त राष्ट्रपति, लेकिन अब ट्रंप साहब आ गए हैं। ट्रंप साहब कहे जाते हैं मोदी जी के दोस्त। अब मोदी जी के दोस्त मोदी जी को ही आंख दिखा रहे हैं टैरिफ के नाम पर। बांग्लादेश वाले जो यूनुस साहब हैं, वो जाकर गलवैया कर रहे हैं चाइना में, शी जिनपिंग के साथ में। वहां से अब चीजें जो है और मतलब भारत के लिए खराब होती जा रही हैं। ना अमेरिका के पास हम वो कर पा रहे हैं, उससे अपनी बात मनवा पा रहे हैं, या फिर टैरिफ का बोझ लदने जा रहा है हमारे ऊपर। एक तो वो परेशानी, ऊपर से हमारे जो पड़ोसी देश है वो चाइना के समर्पित है। यानी कि विदेश नीति तो गई गई, ये जो डंकेबाजी है ये भी खत्म हो रही है। मतलब साफ आपने साफ सही दिख रहा है। आपने सही कहा। हम दरअसल ना चाइना को साध पा रहे हैं, ना अमेरिका को साध पा रहे हैं, ना हम अपने पड़ोसियों को साध पा रहे हैं। मैंने कहा ना, हमने हिमालयन ब्लंडर्स किए फॉरेन पॉलिसी के अंदर। हम कूटनीति को ना अपनी पर्सनल नीति समझ बैठे। हम्म। अहंकार जो होता है ना, देशों के बीच में नहीं चलता। आप ये नहीं कह सकते कि नेपाल की कोई हस्ती नहीं है, बांग्लादेश की कोई हस्ती नहीं है, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमारी मिलिट्री देखो, उसकी मिलिट्री देखो। कूटनीति ऐसे नहीं चलती ना। 8 लाख का देश भूटान भी आपको आंखें दिखा सकता है, उससे हम्म। छोटा देश मालदीव भी आपको आंखें दिखा सकता है। तो आप कूटनीति ऐसे नहीं कर सकते, कूटनीति लेकिन बराबर की दिनेश जी, होती है। चलिए ठीक है, गलतियां हुई हैं, गलती हो जाती है, देशों से भी गलती हो जाती है, जैसे इंसानों से गलती होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को अब नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, लेकिन अब ठीक है, वो सब चीजें अपनी एक अलग बातें हैं। लेकिन अब देश के स्तर पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो इन सब चीजों से हम बच पाए? चाइना का जो विस्तारवादी नीति है उसके बीच में हम ना फंस जाएं, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं, धीरे धीरे करके जो स्थिति उनके साथ बनी है उसमें हम बेहतर हो उनके साथ। ऐसा क्या करने की जरूरत है? वही पुरानी नीति नेहरू वाली, उस पे जाना होगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास भाई साहब। वही एक रास्ता है।
और दूसरी बात, आपको डिपेंड करना होगा इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स के ऊपर। वो बहुत काबिल ऑफिसर्स हैं, मैं बता रहा हूं। उनको पता है कि कूटनीति क्या होती है, डिप्लोमेसी क्या होती है, और उसको 77 साल से निभाते आ रहे हैं वो लोग। दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट वन। देखिए, कनाडा के साथ बहुत तलखी हुई, सबको पता है। ट्रूडो के काल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन बैक चैनल कभी खत्म नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, अभी भी कार्नी के साथ बातचीत चल रही है, कई मीटिंग्स हो चुकी हैं इंडिया की। किसकी मीटिंग हुई है? सेक्रेटरी लेवल की, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग्स चल रही है कि हालात को नॉर्मलाइज करना है। लेकिन हमारी कूटनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है जिसको लोग पहचानते नहीं है, वो है कि हम पर्दे के पीछे काम करते हैं। हम पर्दे के सामने ढोल बजा के काम नहीं करते हैं। कूटनीति चुपचाप होती है, एकदम से खुफिया तरीके से होती है। जॉइंट सेक्रेटरी मिलेंगे, सेक्रेटरी लेवल मिलेंगे, या एडिशनल सेक्रेटरीज मिलेंगे, अंडर सेक्रेटरीज मिलेंगे दूसरे देशों के साथ। कोई ढोल नहीं बजाना आपको उसके बारे में। आपको मालूम है कि कितनी 4-5 मीटिंग हो चुकी है कनाडा के साथ पिछले कुछ दिनों के अंदर, उनके डेलीगेशन के साथ। ऐसा कैसे हो गया कि अभी जब हमारी खुफिया विभागों की मीटिंग थी, जिसमें बहुत सारे देश आए थे, जिसमें तुलसी गैबर्ड भी आई थी, आप भूलते क्यों हो कि उसके अंदर कनाडा के खुफिया चीफ भी आए थे? किसने इनविटेशन भेजा था उसको? भारत ने ना। है, अगर ट्रूडो रहते तो क्या वो आते थे क्या? नहीं आते थे। अभी आए। दैट शोज द बर्फ पिघल रही है। यानी कि अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, विजडम, रेस्पेक्ट, ये हमारे मूल मंत्र हैं सारे के सारे विदेश नीति के। कि आप दूसरों को रेस्पेक्ट दीजिए, दूसरों की जो परसेप्शन है उसको, हो सकता है आपके डिफरेंसेस हैं, बट एक्नॉलेज दोज डिफरेंसेस एंड ट्राई टू गो थ्रू द लाइन वेयर बोथ कैन मीट टुगेदर। हर लाइन, हर बिंदु पे आप नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ बिंदु पे तो मिल सकते हैं ना। जिन बिंदुओं पे मिल सकते हैं वहां काम कर सकते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं सर मैं। जी। इंडिया ने बहुत सारे दरवाजे पाकिस्तान के लिए बंद किए, सही बात है ना। लेकिन अभी 2 बच्चे झेलम में डूब के मर गए। एक नौजवान लड़का लड़की, उनकी लाशें बह के पाकिस्तान चली गई झेलम में। बहाव बहुत तेज था। 5 साल से आपका अमन सेतु बंद है ना, कमान अमन सेतु बंद है ना। 5 साल बाद खुला ना। उन लाशों को उन्होंने रिट्रीव किया, हिंदुस्तान को वापस दिया ना पिछले हफ्ते। ऐसे ही हर 2 साल में, 1 साल में भारत और पाकिस्तान के बीच में राजस्थान बॉर्डर पे आके बहुत बड़ी मीटिंग होती है टिड्डी दल के बारे में। कि वो टिड्डी दल वहां से आते हैं, पाकिस्तानी परेशान है, उससे पीछे ईरान से आते हैं, ईरान से पीछे गल्फ से आते हैं टिड्डी दल, पूरी फसलें चौपट कर जाते हैं। तो क्या भारत ने उसकी जो रेगुलर मीटिंग होती थी, क्या उसको कभी बंद किया? कभी नहीं बंद किया। कोरोना काल में मीटिंग हुई, मैं आपको बताऊं, टिड्डी दलों के बारे में जो ऑफिशियल्स मिलते थे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके मिलते थे। तो ऐसा नहीं, सारी खिड़कियां नहीं बंद की जाती भाई, कुछ खिड़कियां खुली रहती हैं। अफगानिस्तान में हमारी टेक्निकल टीम है ना, एम्बेसी तो खुली हुई है ना, एम्बेसी कहां बंद है? हम ये कहते हैं कि अगर आप मेच्योरिटी से चलोगे, और वहां पे अफगानिस्तान में जिस मैच्योरिटी से हम काम कर रहे हैं वो तारीफ के काबिल है, आपको वही फॉर्मूला नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में, सब जगह अपनाना है। जो आपने अभी म्यांमार में किया ना, कि एनडीआरएफ को भेजा तुरंत इमीडिएटली, क्योंकि एनडीआरएफ से बढ़िया तो कोई टीम दुनिया में है नहीं ना, आपको मालूम होगा। दिस इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, जिसको 2006 में किसने स्टार्ट किया था? मनमोहन सिंह ने। तब 8 बटालियन थी, आज 16 बटालियन है। एनडीआरएफ को तो मेरा सल्यूट है कि वो जो काम करते हैं A to Z, उनके जैसा कोई नहीं कर सकता। दे वर द फर्स्ट टू लैंड इन म्यांमार टू हेल्प द पीपल। अभी 3-4 हवाई जहाज जा चुके हैं, अब नेवल जहाज भी चले गए हैं, वो उनको सारा मदद कर रहे हैं। इसे कहते हैं कूटनीति। लेकिन यहाँ डंका नहीं बजाया जा रहा, यहाँ आपके ढोल नहीं बजाए जा रहे हैं। बस यही करना है। बहुत सटल चेंज है। गो बैक टू द बेसिक्स, गो बैक टू बेसिक्स, फॉलो इट। शांति से काम करो, पर्दे के पीछे काम करो, टॉक्स करो, वापिस आ जाओ। उसके बारे में कोई आपको प्रेस विज्ञप्ति की भी जरूरत नहीं है, बात बन जाएगी बस। चलिए, देखते हैं अब सरकार कितनी राय आपकी मानती है दिनेश जी। हम तो उम्मीद करेंगे कि जो है पहले जैसे हालात हों। हम जो बनने की कोशिश कर रहे हैं विश्व गुरु, अब उसमें देखिए कितना आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन कम से कम अपनी स्थिति को तो मजबूत कर पाए, ये उम्मीद है। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया हमें। और अब देखते हैं क्या होता है। दर्शक हमें बताएं कमेंट करके कि वो किस तरह से देखते हैं विदेश नीति को भारतीय जनता पार्टी की, और जिस तरह से गलवैयां हो रही हैं बांग्लादेश और चाइना के बीच में, उसको वो किस तरह से देखते हैं। कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।